मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदनुम रांची से, जैसा कि मैं यूनिट 6 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 8 यूनिट 6, इसमें मैं सामाजिक रूप में जो शिक्षा के कार्य पर मैंने अगली वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको भेजे हैं, और इसके बाद जब इसी का नोट्स भेजेंगे आपके समक्ष, तो उस नोट्स में बहुत ही विस्तार से उस पर चर्चाएं भी की गई हैं कि सामाजिक रूप में शिक्षा के जो कार्य हैं, समान रूप से जो शिक्षा के कार्य हैं, इस पर मैंने बहुत ही विस्तार से अध्ययन डाले हैं। सामाजिक आधार के अंतर्गत शिक्षा का सामाजिक आधार, आज मैं मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं और उस पर आज मैंने विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों का ऑनलाइन क्लासें, नोट्स और वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसा कि अगर हम मानव जीवन में शिक्षा के कार्य की बात करें तो परतंत्र भारत में जब अंग्रेज़ों ने हमारे सामने जो शिक्षा का जो रूप रखा था, वह हमारे लिए नया था। जो रूप रखा था शिक्षा का, वो हमारे लिए नया था। हम अशिक्षित नहीं थे, ये नहीं कि हम अशिक्षित थे और शिक्षा को नहीं जानते थे। और उन्हें स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेज़ों के जो अध्ययन पर बल देकर एक नए भारतीय वर्ग का निर्माण किया। इस प्रकार के देश निवासियों को 2 वर्गों में बंट गए। 2 वर्गों में बांटने का कार्य अंग्रेज़ों ने किया। और जो एक बात और उसमें हम जोड़ सकते हैं कि एक और तो मुट्ठी भर वे लोग थे जो अंग्रेजी पढ़ जाने के कारण अपने को अंग्रेजी से कम नहीं समझते थे, और दूसरी ओर वो जनसाधारण का वह विशाल समूह था जिसे अंग्रेज़ों में कोई प्रयोजन नहीं था। और अंग्रेज़ों के जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजी पढ़े और बिना अंग्रेजी पढ़े व्यक्तियों में क्या सामाजिक अंतर का मानव और राष्ट्र के लिए हितकर नहीं समझ गया। और उसने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की जब बात होती थी, जो शिक्षा के कार्य थे, वह समय से शिक्षा के रूप में इस प्रकार के बदलाव, जिसे बदलने का प्रयत्न भी किया गया, और जिसमें कि वह मानव और राष्ट्र दोनों को हितकर समझकर किया। और कहा कि यह शिक्षा में कुछ जो निम्नलिखित कार्यों को सौंपा गया, मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य थे, तो उसमें ये भी सौंप कर कहा गया कि इसको मैं निम्नलिखित कार्य के रूप में दे सकते हैं। पहला रखा कि आवश्यकताओं की पूर्ति। बताइए आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? आज के भारतीय अगर हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि आज के भारतीय समाज में जो शिक्षा का मुख्य कार्य है क्या है? यही तो है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये मुख्य कार्य है आज के युग में। लेकिन जीवधारी होने के कारण क्या उसे भोजन, मकान और वस्त्र, कहा ना, रोटी, कपड़ा और मकान की जैविक आवश्यकताएं होती हैं। कभी भी व्यक्ति को उसकी भौतिक सुख की जरूरत है, भविष्य की सुखों की नहीं। और वो जैविक आवश्यकताएं जो है, अगर कहें तो सामाजिक, कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ जो सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, वह एक मानव समाज को, और उसे कार्य की आवश्यकता भी होती है। अगर उस कार्य का जिसमें कि कोई
मनोरंजन कर सके और उसे संघर्ष की आवश्यकता है, जिसमें कोई कि वह उन्नति कर सके, जिसमें अवसर की आवश्यकताएं हों, जिसमें कि उसे अपनी विशेष योग्यताओं को विकसित कर सके, उसे धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता है। जितने क्रम में पढ़ता जा रहा हूँ, ये सब चीज़ों की आवश्यकताएं हैं समाज में, और जिसमें जीवन का पथ प्रदर्शन हो सके, मतलब हमारी ऐसी आवश्यकताएं हो जिससे जीवन का पथ प्रदर्शक हो सके। और उसी रूप में एक और मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं, उसमें कहते हैं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। व्यक्ति के आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति है, मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर करता है, बनाता है आत्मनिर्भर बनना। आज के नारा भी चल रहा है, सरकार में देख ही रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अपने आत्मनिर्भर। और ऐसा इसमें एक चीज़ और उसमें आप जोड़ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए भार नहीं होता, वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेता हो, यही तो मानव जीवन है। और इसमें न केवल उसका वरना समाज का भी हित होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का हित होता है जो अपने आप निर्भर रहता है। और उसमें कहा कि साथ ही अपने कार्यों की सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज की उन्नति में भी योग देता है। एक समाजशास्त्री कर सकते हैं, जैसे प्रोफेसर बागले ने अपनी बातें बहुत ही एक समाज के हित में शिक्षा के कार्य को देखते हुए रखा था। अब कहा था कि शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कितनी अच्छी बात कहा कि शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे वह किसी पर भार न बन सके। बागले ने कितनी अच्छी बातें कहा था। आज इस भारतीय समाज कठिन समय से होकर गुजर रहा है, को लग भी रहा है कि आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ भी रहा है। आज ऐसे अगर शिक्षा में जोड़कर इसकी बातें करते हैं तो आज भारतीय समाज कठिन समय से होकर गुजर रहा है या जूझ रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, तो गुजर रहा है। तो उसे क्या आत्मनिर्भर मनुष्य की ही आवश्यकता है, न कि ऐसे निकम्मे मनुष्यों की जो दूसरों का सहारा ढूंढते हों। आपके भारतीय पैर है, हाथ है, आँख है, कान है, मुंह, तो क्यों निकम्मे की श्रेणी में क्यों नाम गिनाया जाए। तो यह मानव जीवन जो शिक्षा के कार्य आत्मनिर्भर की प्राप्ति होती है। तो इसमें एक बात अगर जोड़ सकते हैं तो एक अच्छे शिक्षा शास्त्री भी हैं, जिसका नाम आप लोग जानते भी हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के इसी कार्य की ओर ध्यान देते हुए एक आकर्षक रूप में लिखा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कितनी अच्छी बातें उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद, कि मनुष्य को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उसने क्या जोड़ा कि अगर इसमें एक शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद कितनी अच्छी बातें कहा, किसी में मुझे पुस्तकीय ज्ञान पढ़ लेने से, परीक्षा पास कर लेने से मुझको ज्ञान नहीं कि ज्ञान हो सकता। अज्ञान होता तो इसीलिए नहीं कहता, बुद्धि और ज्ञान में अंतर नहीं होता कि जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाते हैं, या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाती है। सारी जब बुद्धियाँ भ्रष्ट होती है तो ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए पुस्तकीय ज्ञान न होकर अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दी जाए। ये मानव जीवन में शिक्षा के कार्य की बातें स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगर दूसरे रूप में और हम कह सकते हैं कि यदि शिक्षा छात्रों को किसी व्यवसाय में कुशल बना देगी तो वो तो अच्छी होगी, तो एक दूसरे से क्या ये लाभ होंगे। अगर शिक्षा ऐसे हम दो जैसे व्यक्ति को मानव जीवन में उसके कार्य में कुशल बना दें और उसे उसके लाभ हो, तब जब छात्र देश के उत्पादन में वृद्धि हो, क्या इसके अतिरिक्त क्या उन्हें नौकरियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इन्हीं की खंडन की स्वामी
विवेकानंद की बात को आधार मानते हुए एक हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जो आयोग ने अपना कोठारी कमीशन आयोग की बातें उन्होंने कहा था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था, क्या मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य की बातें होती हैं, तो उसने कहा कि प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति, कितनी अच्छी बात, कि प्रयोगात्मक विषयों में जो अपने स्वयं करके उसमें प्रशिक्षित व्यक्ति है, तो कृषि क्या क्या व्यक्ति करता है कि नहीं, कृषि और उद्योग से जो उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और वह बढ़ाने में सहायता देते हैं, तो क्या उसमें छात्रों की जीविका उपार्जन करने में सफलता मिलती और सहायता भी देती है शिक्षा। तो शिक्षा का एक कार्य है जो अर्थकारिता विद्या, मतलब अर्थ प्राप्त की विद्या हो। इसने भी राधाकृष्णन ने अपने आयोग में इस बात की चर्चाएं की थी। तो जब हम दर्शन में भौतिकता, अगली श्रेणी में कहा कि जब हम मानव जीवन में शिक्षा के जो कार्य हमारे हैं वो क्या है, भौतिक समानता की प्राप्ति। तीसरा कार्य भौतिक समानता की प्राप्ति, वही मैंने कहा कि भौतिक सुख। अगर हम शिक्षा के कार्य में व्यक्तियों को भौतिक समानता प्राप्त करने में सहायता देना है, हम भौतिक समानता सब लोगों को दे रहे हैं, उसमें सहायता दे रहे हैं, तो क्या आज के भौतिकवादी युग में यदि शिक्षा का जो कार्य नहीं करती है, शिक्षा कार्य नहीं करती है, तो उसका कार्य क्या होता है, व्यर्थ समझा जाता है। तो हम क्यों नहीं भौतिक संपन्नता की जो प्राप्ति होती है उसमें आजकल के सभी माता पिता यह चाहते हैं, क्या उनके बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में क्या होता है कि उच्च स्थान प्राप्त करें। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है, देखिए बड़ी अच्छी बातें बताने जा रहे हैं, भौतिक समानता की जो प्राप्ति है, तो हर व्यक्ति सोचता कि भौतिक सुख, अब भौतिक सुख आपको जब प्राप्त होता है उसको अनुभूति करते हैं। कोई कह देखिए अरे क्यों परेशान है आपका, मैं सब कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। और समाज में जब हमको भौतिक सुख न मिले तो मरने के बाद 10-20 लाख 50 लाख आपको मिल जाए अगर आर्थिक रूप में सहायता, उससे क्या मतलब। तो इस शिक्षा का कार्य ये कहती है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा जो पुत्र हैं वो अच्छे पढ़ करके अच्छे नौकरी करें, और सभी माता पिता ये चाहते भी हैं कि उनके शिक्षा प्राप्त करके ने के बाद उच्च स्थान प्राप्त कर सके। इनके कथन में जब ऐसे उच्च स्थान प्राप्त कर सके, और क्या होता है ठाटबाज से रहे वो साधारण रूप में। तो कौन चाहता है कि मैं ठाटबाज अच्छे तरीक़ा से न है, एक अपना व्यक्तित्व बनाकर न रहे। तब जब ये चीज़ें आप में परिपक्व हो जाती है तो उसमें एक जॉन रस्किन ने एक बात कहा था कि जब हम भौतिक समानता में प्राप्ति की बातें होती है, तो उन्होंने कहा क्या माता पिता कहते हैं क्या कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बालकों को जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने। कितनी अच्छी बात कर, ये माता पिता के बच्चे जो हैं उनके अच्छे समाज में अच्छे, अपने जीवन में अच्छे कार्य स्थान प्राप्त करें और धनी व्यक्तियों के समाज में महत्वपूर्ण बने। और उन्होंने कहा कि आराम और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। तो जो इसने जॉन ने ये बातें कहा, तो आप सुनिए कि मैं स्वयं हम सोचते होंगे कि तो हर व्यक्ति की ये सोच है, और कहाँ तक उसका बच्चा शिक्षा ग्रहण करके उच्च स्थान प्राप्त करता है वो उसके ऊपर है। कहता ना कर्म करो फल की इच्छा न करें, लेकिन निष्ठा के साथ। अगर आप बहुत ईमानदारी से कार्य किए हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं, तो आपका कहीं नहीं हुआ तो आप नहीं कहेंगे हमारे भाग्य में नहीं है। एक कहने से नहीं बचना है समाज, एक कहिए कि हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई है और उस कमी के कारण मेरा कहीं नहीं हुआ है। एक दूसरे पर दोषारोपण लगाना ये गलत चीज़ें हैं। इसलिए समाज में अगर सफलता नहीं प्राप्त हुई तो अपने कर्म कहिए कि हमारे कर्म करने में कहीं न कहीं कमी रह गई है, तब मुझे भौतिक सुख प्राप्त नहीं होता है। तो कितनी अच्छी बातें जॉन ने लिखी थी एक भौतिक संपन्नता के प्राप्ति के लिए। अगली बातें और शिक्षा के कार्य में हम जोड़ सकते हैं कि अच्छे नागरिक का निर्माण, शिक्षा के द्वारा एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। कैसे कहें कि व्यक्ति एक अच्छा नागरिक है।
कहने से हो जाएगा शिक्षा? मतलब शिक्षा का कार्य क्या है? उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। ऐसे जोड़ लीजिए। अगर आप लिख भी रहे हैं कि अच्छे नागरिकों का निर्माण, मानिए आ गया हेडिंग, तो उसमें लिखें कि शिक्षा का कार्य है कि एक उत्तम नागरिक का निर्माण करना। आज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है, आप सभी लोग जानते भी। धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र नाम इसका देखिए, इतना सुंदर दिया गया है। और यह आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में जो स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग की भावना तथा देश प्रेम आदि गुणों का विकास करे। जब अच्छे नागरिक का निर्माण कैसे प्राप्त करें? कैसे आप जानेंगे अच्छे नागरिक का? शिक्षा प्राप्त कर लिया, अच्छे नागरिक नहीं। अच्छे नागरिक वही है जिसके अंतर्गत अच्छे विचार हों, अनुशासन हो, सहयोग की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, आदि गुणों का विकास करने की योग्यताएं हों। तभी शिक्षा छात्रों को उत्तम नागरिक निर्माण में सहायता मानी जाएगी। अगर जिसके अंदर लोभ हो, लालच हो, तो उसको अच्छे नागरिक के गुण कैसे कहेंगे? तो जब एक अच्छे नागरिक, तो इसीलिए भारतीय प्रजातंत्र का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कितनी अच्छी बात कहा था कि हमारे भारतीय प्रजातंत्र का उद्देश्य कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये उत्तम नागरिक किस प्रकार के हों? उत्तम नागरिक को किस प्रकार माने, किस प्रकार के वो हों? तो इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शब्दों में एक बात उन्होंने कहा था कि कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य क्या है कि अपने सब नागरिकों को क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान। यही तो है कि कल्याणकारी राज्य भोजन, कपड़ा और मकान की जो प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करना, कहना प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं कि हमारा रोटी, कपड़ा और मकान पूरा होगा तो हमारा एक कल्याणकारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। नहीं, क्या है? भाइयों के समान सिखाना होगा। इस चीज़ को उन्होंने कहा, उनके भाइयों के समान सिखाना होना चाहिए। भले एक बात इसने कहा कि भले ही वे विभिन्न प्रजाति, धर्म और प्रांतों के क्यों न हों, सब भाइयों को एक समान की शिक्षा, एक समान के व्यवहार अगर कर रहे हैं, तब आप कहें कि एक अच्छे नागरिकों का निर्माण देश की शिक्षा के कार्य के द्वारा संपन्न हुआ। तो कोई भी चीज़ें अगर हम जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं, अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना। मतलब मानव जीवन में शिक्षा के कार्य द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना एक प्रकार की इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत है। अगर हम शिक्षा के कार्य को छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, मन, शरीर और आत्मा तीनों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहे थे कि जब तक किसी बालक का सर्वांगीण विकास न हो, उस विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट वाटसन ने कहा कि जब तक बालक के व्यवहार में परिवर्तन न हो, तब तक उसके व्यक्तित्व का निखार नहीं होगा। क्योंकि आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की बहुत ही उत्तम परिभाषा दिया था कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा संयोजन स्थापित करता हो, वही व्यक्तित्व है। मतलब व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक माने लचीलापन। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन हो, वह लचीलापन कैसे? दांत और जीभ। व्यक्तित्व के विकास में अगर कोई आपको एक तमाचा मार दिया, फिर आप भी मार दिए, तो दोनों के व्यक्तित्व के विकास में एक समान। लेकिन अगर व्यक्तित्व के विकास की बातें होती हों तो गत्यात्मक माने जीभ और दांत का जैसे संबंध है, उस तरह के व्यक्ति के व्यक्तित्व में लोभ न हो, लालच न हो, घृणा न हो,
पाप न हो, द्वेष न हो। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यकता नहीं इस समाज को। इस समाज में परोपकार करने की, व्यवहार करने की, एक दूसरे के प्रति दुख में दुखी होने की, जिस व्यक्ति में संवेदना है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को माना जाएगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, अपने लाभ पर नहीं। इसमें अल्पोर्ट की बातें तो मैं बताया कि व्यक्तित्व का जब विकास, लेकिन फ्रेडरिक ट्रेसी ने अपनी बात इसमें रखा है कि वास्तव में व्यक्तित्व का विकास में उन्होंने कहा कि समझ शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है, समझ शिक्षा की बात को अपने एक निचोड़ में वह निचोड़ लिया और कहा कि जो वास्तविक बात है वह है क्या है, आदर्श की पूर्ण प्राप्ति। व्यक्तित्व की आदर्श माने अच्छे, आदर्श नाम से ही अच्छे, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो। अच्छा कैसे कहेंगे, जिससे अच्छे में हर चीज़ आ जाएगा। सबसे अच्छा होता है कि चरित्रवान व्यवहार, अगर उत्तम व्यवहार है तो उत्तम चरित्र हो, और उत्तम चरित्र हो तो उत्तम व्यवहार हो। और उस उत्तम चरित्र के अंतर्गत है ना, थोड़ा सा इसमें एक लाइन जोड़ दे रहे हैं कि अगर आपको विद्या और स्वास्थ्य और चरित्र, विद्या नहीं है तो कुछ नहीं, अगर स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। वही इसने अपना ड्रेसी ने इस बात को रखा है कि जब आदर्श की मतलब कि व्यक्तित्व की आदर्श की पूर्ण प्राप्ति हो, तब यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। वह संतुलित व्यक्तित्व आपके इस मानव जीवन के शिक्षा के कार्य के रूप में परिलक्षित होते हैं। अगला पॉइंट वही दूसरा है कि चरित्र का विकास। क्या शिक्षा के द्वारा चरित्र का विकास संभव है? तो उसने कहा मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं उसका अगला पॉइंट है कि चरित्र का विकास। क्या यह कहना गलत है? गलत तो न होगा कि अगर आज की संसार में नैतिकता का प्रायः आभास है ना कि क्या है कि अभाव हो गया, प्रायः नैतिकता का अभाव हो गया आज के समाज में। झूठ बोलना, किसी के साथ छल के साथ रहना, किसी के साथ धोखाबाजी करना, और क्या है किसी स्वार्थपूर्ण किसी के साथ जुड़ना, और घृणा का साम्राज्य स्थापित दिखाई देने लगा है। मतलब बातों बातों में झूठ बोलना, बातों बातों में धोखाबाजी करना, ये क्या है? ये चरित्र निर्माण के दोष हैं। ये चरित्र निर्माण के दोष हैं। तो इन सब बातों को क्या मानव भले ही प्रगति कर ले, प्रगति किसी को रोकते, मानव भले भी प्रगति क्यों न कर ले, पर वह अस्थायी कदापि नहीं हो सकती। छल के द्वारा आप कितना बड़ा क्यों न हो प्रगति कर लें, लेकिन वह माफ नहीं होगा, अस्थायी कदापि नहीं हो सकती, कभी अस्थायी नहीं हो सकती। तो उस समाज में उन्हें एक बात कहा कि यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यक्ति की समाज और संसार की बुराइयों को दूर करके, कितनी अच्छी बात है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज की बुराइयों को दूर करके नैतिकता का समावेश करे। शिक्षा में नैतिकता का समावेश होना चाहिए, और उस नैतिकता के समावेश के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। और शिक्षा के इस कार्य की ओर जब हम संकेत करते हैं तो इसमें एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है हर्वर्ट ने कहा कि हर्वर्ट ने कहा था कि जो लिखा कि शिक्षा का कार्य क्या है? उत्तम चरित्र का विकास करना। हर्वर्ट ने कहा शिक्षा का अर्थ है उत्तम चरित्र का निर्माण करना। तो जब हर्वर्ट ने इस बात को कहा तो उत्तम चरित्र में सब चीज़ें, ये नहीं कि चरित्रहीन रहे तभी हम कहेंगे मेरा चरित्रहीन है, नहीं। उत्तम चरित्र के अंतर्गत ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, छल नहीं होते हैं, झूठ नहीं होते हैं, और धोखेबाजी नहीं। ये सब चरित्र के निर्माण के अंतर्गत ही आता है। ये नहीं कि किसी के साथ छेड़खानी कर दिए तो ये चरित्रहीन के दायरे में है, नहीं। ये सब झूठ बोलना, धोखेबाजी करना सब चरित्र में आएगा।
चरित्र का निर्माण, शिक्षा ऐसे चरित्र का निर्माण नहीं कराती। इसी रूप में अगला पॉइंट है जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं, मतलब जीवन के लिए तैयारियां। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन के लिए तैयारियां। और इसमें बिल मार्ट ने एक बात उन्होंने कहा है कि जब हम जीवन के लिए तैयार होते हैं शिक्षा के माध्यम के लिए, तब वो शिक्षा जीवन की तैयारी है। जब शिक्षा मुझे तैयार करती है, आप कहते हैं कि जीवन शिक्षा की तैयारी है। इसी रूप में लेते हैं, शिक्षा में आते हैं, जब शिक्षा ले करके शिक्षा जीवन की एक तैयारी है। शिक्षा के द्वारा मेरा जीविकोपार्जन चलता है और वो मुझे तैयार करती है और कहती है कि जब हम इस शिक्षा जीवन की तैयारी, तो शिक्षा ही एक कार्य है, बालकों को जीवन के लिए तैयार करती है। और कहना है कि शिक्षा यह कार्य नहीं करती, बालक बड़े होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। अगर शिक्षा ये कार्य नहीं करती तो सामना ही नहीं कर पाते। तो इसलिए जीवन के लिए वह तैयार करती है शिक्षा। और उन संघर्षों से क्या करता है, जब होता है कि लोहा न ले सके, होता है ना कि संघर्ष से लोहा न ले सके, और उसके लिए सामने आएगा कि शिक्षा के माध्यम, शिक्षा इस कार्य पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। और उस विचार व्यक्त में स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन उन्होंने कहा था इस पर कि जब बालक को अपने जीवन के लिए तैयार किया जाता है, तो उसने वो लिखा था, यदि कोई मनुष्य, कितनी अच्छी बातें कहा था स्वामी विवेकानंद ने, कि यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर ले, कुछ परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकता है, कितनी अच्छी बात कहा कि कुछ मनुष्य ने तो परीक्षाएं पास कर सकता है और अच्छे व्याख्यान दे सकते हैं, और जो सामान्य जन समूह को जीवन के संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती है और उसमें शेर सा गलत साहस उत्पन्न नहीं करती है, तो वह शिक्षा जीवन के लिए तैयार नहीं है। तो व्यक्ति में साहस पैदा करे, जीवन की एक शिक्षा के अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो जब हम इस वीडियो में, आपको एक बार वीडियो खोलिए, उसमें देखिए एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर कर दिया गया है कि वास्तव में ये क्या है। अगला है मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं। अगला पॉइंट है अनुभवों का पुनर्गठन। कितनी अच्छी बात कि अनुभवों का पुनर्गठन, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है, अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करके वह शिक्षा का कार्य इन अनुभवों का पुनर्गठन। और एक चीज़ उसने कहा कि पुनर्गठन करना क्या कहता है, शिक्षा का कार्य करती है। शिक्षा एक कार्य करती है कि व्यक्ति अपनी भावी प्रगति के लिए अतीत का उपयोग कर सकता है, अपनी भावी प्रगति के लिए अतीत का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो अन्यथा नहीं में जब नहीं शब्द आया, तो वहाँ डीवी ने एक बातें अपनी रखा था, जान, उनका पूरा नाम है जॉन डेवी। उन्होंने कहा था कि वह न सत्य ही लिखा था, कहने के अनुसार वह कहने का मतलब मैंने कह दिया था, वह सत्य ही लिखा था और कहा था कि शिक्षा मनुष्य कार्य है। कितनी अच्छी बात कि शिक्षा एक मुख्य कार्य है जो मनुष्य के लिए, शिक्षा एक मुख्य कार्य है जो प्रत्येक पग पर अनुभव, कहता है प्रत्येक पग पर अनुभवों द्वारा जीवन को सुदृढ़ बनाता है, प्रत्येक पग पर। और वह क्या है, जीवन को अपने अनुभवों द्वारा जीवन को सुदृढ़ बनाती है। तो जब डीवी ने ऐसी बातें कहा, तो कहा कि जीवन अनुभवों के आधार है। और उसी क्रम में एक अगला पॉइंट उन्होंने जोड़ा कि वातावरण के अनुकूल। कितनी अच्छी बातें कहा कि क्या वातावरण प्रभावित करता है क्या, तो मनुष्य ने वातावरण जड़ और चेतन दोनों को शिक्षा देने वाला है। कितनी अच्छी कि वातावरण के अनुकूल, मतलब वातावरण जड़ और चेतन दोनों को शिक्षा देने वाला है। और उसने कहा वातावरण से अनुकूल न करके अगर न कर सकते हैं, तो उसके कारण जो निम्नलिखित वर्ग के पशु नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वातावरण भी है कि जो आपको एक अच्छे शिक्षा के कार्य द्वारा प्रोत्साहित करती है। और वह एक चीज़ें इस प्रकार के वातावरण के जो हैं, जो व्यक्ति को केवल उन्हीं कार्यों को प्रोत्साहित करता है
जो उसके अनुकूल होते हैं। सभी कहते हैं, आप भी करते हैं, जो आपके अनुकूल होगा उसी कार्य को करना सीखता है। बालक जिस कार्य में जिसको रुचि रहती है उसी कार्य को करता है, कठिन कार्य को छोड़ता रहता है। तो जब एक रुचि आपके अंदर ही विकसित है तो उस रूप में वातावरण के अनुकूल शिक्षा हो। और उसमें एक चीज़ उन्होंने रखा था, और इसमें थोड़ा एक चीज़ और उन्होंने समाजशास्त्री जो जिसका नाम था थॉमसन ने लिखा था कि वातावरण के अनुकूल जो शिक्षा है, उसने कहा था कि वातावरण शिक्षक है। कितनी अच्छी बात कहा कि वातावरण जो है वह शिक्षक है, और शिक्षा का कार्य छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना है जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। जब वातावरण को, जब उन्होंने शिक्षक को वातावरण मान रहा है तो समझिए कि एक शिक्षक को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जब थॉमसन ने एक शिक्षक को वातावरण मान रहा है और कह भी रहा है कि शिक्षा का कार्य छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाता है जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट कर सके, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां संतुष्ट कर करें और अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके, तब उसके अंतर्गत ये बातें उन्होंने वातावरण के अनुकूल रखा। और एक चीज़ उसमें और उन्होंने अगले पॉइंट में एक चीज़ और जोड़ा था कि वातावरण का जो रूप परिवर्तन है, अगला पॉइंट, रूप परिवर्तन क्या है वातावरण का। तो शिक्षा का कार्य व्यक्ति का वातावरण का रूप परिवर्तन करने और उसको सुधार करने के योग्य बनाना है। अगर वातावरण अच्छे नहीं है तो शिक्षा का जो स्तर है अच्छा नहीं होगा। अगर वातावरण से तुलना करें तो एक शहरी क्षेत्र का बालक एक ग्रामीण क्षेत्र के बालक से दोनों को तुलना करने के बाद दोनों के शिक्षा के रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, और कहता है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण कर दिया जाता है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को एक अच्छे वातावरण में रखकर शिक्षा देते हैं तो वह बच्चा में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। एक ग्रामीण क्षेत्र में बालक एजुकेशन ले रहा है और उसके जो अच्छे आदतों का निर्माण विकसित नहीं होते हैं तो कभी कभी आपका बच्चा और उसका बच्चा दोनों एक साथ हो जाते हैं, मतलब शहरी बच्चा और ग्रामीण बच्चा एक साथ हो जाते हैं। तो ग्रामीण बच्चे का नकल करके शहरी बच्चा अपनी आदतों का निर्माण उस परिवार में दिखाता है, तो आपको ये लगता है कि अरे ये तो गंदी आदत कहाँ से सीख लिया, ये गंदी आदत कहाँ से इसमें आ गई। तो आपके तुरंत दिमाग मस्तिष्क में आता है कि वह उस बच्चे के साथ था। तो वातावरण इतना प्रभावित, वातावरण में इतना रूप परिवर्तन है कि आपके बनाए चीज़ों को तुरंत परिवर्तित कर देता है। तो इस चीज़ों ने कहा, जैसे बिल्ली क्या है, एक तरह की बात है ना कि बिल्ली चटकनी को दबाकर दरवाज़ा खोलकर अपने नए वातावरण का निर्माण करके थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में उन्होंने बंद कर दिया, और तो उसने देखा कि उसमें कई बार त्रुटि करने के बाद बार बार इसमें आपको मैंने इसको बहुत क्लियर से समझा दिया गया फर्स्ट ईयर में, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा आ गया बिल्ली का, इसलिए बता दे रहा हूँ कि कैसे वह वातावरण रूप परिवर्तन कर दे रही है। उसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक बिल्ली जब पिंजरे भूखी बिल्ली बंद हो जाती हैं, अब उसके बाहर उसका उद्दीपक रख दिया जाता है। उद्दीपक को पाने के लिए बिल्ली जो है क्या करती है, अनुक्रिया करती है। जब अनुक्रिया करती है तो एकाएक संयोग बस उसका पिंजरे के सिटकिन पर पैर पड़ जाता है और मुंह उसका खुल जाता है। तो अपने कार्य करने के लिए उसमें क्या है, उस वातावरण में वो परिवर्तन कर दी और दरवाज़ा खुल गया, वातावरण का निर्माण कर सके और अपने सामाजिक वातावरण को बदल सकती है। तो उसने अपने वातावरण को बदल करके अब भोजन प्राप्त कर ली और दरवाज़ा खुल गया। तो जब वह सामाजिक वातावरण को बदल सकती है
और इसे अच्छा बना सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा का कार्य केवल यही नहीं है कि व्यक्ति को वातावरण से अनुकूल करना सिखाए, वरना उसे वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए भी सिखाए कि वातावरण हमारे अनुकूल हो। और उसने अध्ययन किया इस बात पर। अगर आज की बातें करते हैं तो आज के संघर्षपूर्ण संसार में आज का संसार क्या है? संघर्षपूर्ण संसार में यह बहुत आवश्यक हो गया। इस संघर्षपूर्ण संसार में यह आवश्यक है कि भारत में भी इस प्रकार की आवश्यक का अनुभव किया जा सके कि जब देश के बालक बालिकाओं को शिक्षा देकर इस प्रकार तैयार कर दिया जाए कि वह वातावरण को परिवर्तित करने में के लिए एक कमर कस लें और वातावरण स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। तो इस पर इन्होंने बहुत ही मानव जीवन में जो शिक्षा के कार्य की बातें किए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखा गया। मुझे आशा है कि आपको हर पॉइंट अलग अलग मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं। और अगला पॉइंट इसमें है कि शिक्षा मानव व्यवहार को परिवर्तित करती है। शिक्षा मानव व्यवहार को परिवर्तित करती है। तो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जिसका नाम सुने भी होंगे कि अरस्तु ने कहा था शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, पार्श्विक परिस्थितियों से ऊंचा उठाती है। और साथ ही शिक्षा शास्त्रियों ने ये भी कहा था कि शिक्षा मानव व्यवहार को परिवर्तित और संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को मन का विज्ञान कहा, फिर आत्मा का विज्ञान कहा। शिक्षा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा कि जिस व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन न हो तब तक वह शिक्षा निरर्थक है। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा को महत्व रूप दिया है वाटसन ने 20वीं शताब्दी में। तो जब हम इस बात में संशोधन किया तब क्लियर हो गया कि मानव जीवन का व्यवहार जो शिक्षा में परिवर्तित होती है। और उसमें जॉन डीवी ने भी अपना शब्द जोड़ा था। और जॉन डीवी ने लिखा था कि वातावरण से जो संपूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है वो क्या है? मृत्यु। कितनी अच्छी बात डीवी ने लिखा था कि वातावरण जो मेरा पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है वह क्या है? मृत्यु। मृत्यु क्या? आवश्यकताओं का इस बात की जो वातावरण पर नियंत्रण रखा जा, तब इस कार्य को संपादित किया जा सकता है और व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है शिक्षा के द्वारा। और अगला इसका पॉइंट है कि कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा के द्वारा कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। अगर हम शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य की बातें करते हैं तो बालक को विभिन्न कार्य क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। हर बालक को विभिन्न क्षेत्रों का जो है उसके व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उस कार्य का। सभी प्रगतिशील देशों में जब हम शिक्षा की बातें करते हैं कि सभी प्रगतिशील देशों में शिक्षा के इस कार्य पर बल दिया गया है और दिया जा रहा है कि रूप में स्कूल के प्रत्येक बालक के लिए किसी न किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप में काम करना आवश्यक है। ये आपके मन मस्तिष्क में चलता है कि एजुकेशन प्राप्त करके वह किसी न किसी रूप में वर्कशॉप में काम करना आवश्यक समझते हैं और यहाँ उसको विभिन्न कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है। आज हमारे देश में की बातें करते हैं तो आज हमारे देश में शिक्षा इस कार्य को न करके मानव का बहुत अहित कर दे रही है और सिद्धांत पर
आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। क्या सिद्धांत पर तो यही है, अब बल दिया जाता है। लेकिन बालक को जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र का जब व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक बहुत अच्छी लाइन उसमें लिखी थी कि कार्य का व्यवहारिक ज्ञान क्या है। और उसने लिखा था कि इस ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक बताया है, और कहा है कि सिद्धांत के ढेरों से देश का नाश हो गया है। कितनी अच्छी बातें कहा स्वामी विवेकानंद कि सिद्धांत के ढेर से तो पूरे देश का नाश हो गया है। और अंत में यह हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में जो शिक्षा का कार्य है, वह समाज के सदस्यों की उन शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करना जो उनमें है। आप में अच्छे गुण हों तो आपको स्वयं वो लगेगा कि ये अच्छा गुण है, ये कार्य करिए, तब तो करिए। अगर आपका मन मस्तिष्क गवाही नहीं दे रहा है, तो फ्रायड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो, मतलब ईद, अहम, पर अहम की जो बातें कहा है, तो व्यक्ति में मन जो कहता है, एक मन कहता है काम करो, दूसरा मन कहता है काम न करो। जैसे फ्रायड का ईड, ईगो, सुपर ईगो है सेम। जब मेरा सुपर ईगो हावी हो जाता है तो मैं वही कार्य कर बैठता हूँ, चाहे वो गलत हो चाहे सही। इसलिए मन को कंट्रोल रखे। और उसने कहा जब शिक्षा का कार्य समाज के सदस्यों की उन शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करना है जो उनमें है, जिससे कि वे निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सके। और इमरहमसन ने एक बात कहा, इमरहमसन ने कहा था और उचित लिखा भी हुआ था कि शिक्षा इतनी होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है, शिक्षा इतनी होनी चाहिए जितनी कि मनुष्य में क्षमता। शिक्षा इतनी होनी चाहिए जितनी मनुष्य में क्षमता, और जिसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। जिस व्यक्ति में जितनी शक्तियां हैं उसना ग्रहण करना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षा के कार्य है। और जब हम शिक्षा के राष्ट्रीय जीवन की हम बातें करते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा की कार्य होती हैं, तो उसमें एक स्पष्ट लाइन आप में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास की जब आती है, तो उसमें जिसको न जिन धर्म, उसमें एक लाइन पक्ति आस को है कि शिक्षा का जो प्रमुख दायित्व है, शिक्षा का जो प्रमुख दायित्व है, नागरिकों के अंदर देश प्रेम, जैसे कितनी बात, जो प्रमुख दायित्व है नागरिकों के अंदर देश प्रेम एवं देश हित की भावना का विकास करना, और नागरिकों को इस योग्य बनाना कि वह तन, मन, धन से राष्ट्र की सेवा हेतु स्वयं को समर्पित कर सके। अगर राष्ट्रीय एकता की भावना आपका विकास आप में है, तो वह क्या है, शिक्षा के माध्यम से वह देश के लिए वह अपना तन, मन, धन, सेवा और आर्थिक समर्पित कर सके। और निजी स्वार्थों से ऊपर, कितनी बात का कि निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाता है और वहीं सिमट जाता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश में शांति बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान प्राप्त कर सके। और उस सक्रिय योगदान में एक चीज़ें बहुत ही सुंदर लाइन है, जिसको न निज धर्म जिन देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा मृतक समान है। कितनी अच्छी बात मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन है। अब मैथिली शरण गुप्त ने ये चीज़ें, भले हम शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार में उसके कार्य को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय एकता की बातें आती हैं तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने इस पंक्ति को लिख करके बहुत अच्छी बातें कहा। एक बार और पुनः दोहरा रहे हैं
कि जिसको न निज धर्म निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा मृतक समान है। मतलब शिक्षा के द्वारा कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त की एक रचित कविता भावों को देश के नागरिकों के अंदर समर्पित करने का प्रयास करना होगा। आज इसी के रूप में मैंने इस जो राष्ट्रीय जीवन के मानव जीवन के शिक्षा के जो कार्य हैं, तो हम सामान्य जीवन की बताएं शिक्षा के सामान्य कार्य और मानव जीवन के सामान्य कार्यों की मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। इसमें एक आध दो पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जैसे नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। क्या लोकतंत्र अब तक लोकतंत्र की बातें हम जब करते हैं, क्या लोकतंत्र अब तक सफल नहीं हो सकता? जब हम नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की बातें करते हैं, क्या लोकतंत्र अब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित न किए गए हों? हमारा लोकतंत्र का अर्थ, इसका अर्थ में ये भी है कि उनको जब हम अनुशासन और नेतृत्व के प्रशिक्षण मिलना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, और उस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा के मुख्य कार्य हैं वह व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि जो व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य कर सके, शिक्षा ऐसी हो। और उस नेतृत्व कार्य में डॉक्टर R.S. मणि ने अपनी बात लिखा था कि विशेष रूप से इस समय जबकि देश में लोकतंत्र जीवन का ढंग हो गया है, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अच्छे नेतृत्व हो, अच्छी सेवा हो, तो उसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो एक 3-4 चीज़ें आपके शिक्षा के कार्य में सम्मिलित हुआ, और एक चीज़ और उसमें हम जोड़ सकते हैं शिक्षा के कार्य में, और इसके बाद यहीं फिर इसके बाद समाप्त कर देंगे आपका दोनों कार्य, सामान्य कार्य और मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। लास्ट है कुशल श्रमिकों की पूर्ति। क्या एक राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के जो कार्य हैं, राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा के कार्य हैं, कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना। और ऐसे श्रमिक क्या है कुशल कैसे? जैसे व्यापार और उद्योगों की बातें आती हैं, तो व्यापार और उद्योगों में उत्पादन को क्या बढ़ाएंगे और फलतः राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होगी। और जब हम व्यापार को बढ़ाएंगे, उद्योगों को बढ़ाएंगे, तो राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन हुमायूं कबीर ने एक बात राष्ट्रीय एकता में लिखा था कि शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन के योग्य दें। कितना का? शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन के योग्य दें और उस उत्पादन में और इस कार्य प्रयोग के लिए अपनी इस उद्योगों और व्यवसायों दोनों को अधिक उन्नति होगी। मतलब उद्योग वाले को भी और व्यापारी को भी अधिक उन्नति होगी। इसी श्रेणी में उन्होंने अपनी बातें बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रखा, और मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य के अंतर्गत इस चीज़ों को समाहित किया गया, और लास्ट में 2 लाइन बोल के अपनी बातों को विराम लेंगे। जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में अपनी एक भाषण में इन्होंने त्रिचूर में कहा था, त्रिचूर में, कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, और न केवल राजनीतिक एकता पर वरना भावात्मक एकता पर, अपने मनोदृश्यों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर बल देता हूँ। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बातों को सुनाते थे, तो उस समय उनके भावात्मक एकताओं की एक जड़ जो कि सबके समझ में और लोकतंत्र की वह शक्तिशाली बन सकेंगे, आज भी लोग शक्तिशाली बने हुए हैं। और उन्हीं पंक्तियों पर
आज विचार किए जा रहे हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो चैनल में पुनः मैं आप सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो को सुनते हैं और इसका अपने जीवन में प्रयोग करें। और वीडियो को एक बार नहीं, 1 से 2 बार पढ़िए, देखिए, और जब उस पर नोट्स भेजेंगे तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे कि सर ने जो लेक्चर दिए हैं, क्योंकि आज का युग ऑनलाइन तक इसी तरह कक्षाएं चलेंगी जब तक आपको इस कोरोना काल महामारी ने दम न छोड़े देश का। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो चैनल में आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय।